हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सीए शरद शर्मा। आज बात करने वाले हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो आज के दो मेजर टॉपिक रहेंगे अपने। दैट इज नंबर वन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, नंबर वन। एंड नंबर टू, दैट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द सब्सिडरी कंपनी। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें ये डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या इफेक्ट होगा? नंबर वन, एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू है वो अप या डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको दो रिजल्ट मिल सकते हैं। या तो आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, नंबर वन, या फिर आपका रिवैल्यूएशन लॉस होगा। लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट जो भी रहेगा, और प्रॉफिट की वजह से आपका प्रॉफिट दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट या फिर कैपिटल प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाता है। क्यों करते हैं? जब भी कोई भी पेरेंट कंपनी, कोई भी होल्डिंग कंपनी से फॉर एग्जांपल एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के स्टेक में इन्वेस्ट किया, दैट इज स्टेक लिया और मोर देन 50%, तो उस सिचुएशन में एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और एस लिमिटेड क्या हो जाएगी? सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। अब रिवैल्यूएशन कब हो रहा है? रिवैल्यूएशन कब हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर आपका रिवैल्यूएशन हो रहा है डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, तो जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है उसका एडजस्टमेंट, उसका इफेक्ट जो है वो आपको कैपिटल प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। कैपिटल प्रॉफिट में एडजस्ट करना। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट अपन ने कल समझ लिया था। अगर इसके बाद में दैट इज आफ्टर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आफ्टर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको अपने बोल सकते हैं डेट ऑफ कंसोलिडेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आफ्टर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे अगर आपका रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो इसका जो एडजस्टमेंट होगा वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट में करना है, नंबर वन। अगर ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुके हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर एडजस्टमेंट नहीं हुए हैं तो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते टाइम ये दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज आती है कि इसका इफेक्ट किस तरीके से होगा, और भी कोई पॉइंट्स हैं जो रिवैल्यूएशन की वजह से इंपैक्ट होंगे। तो बात ऐसी आती है कि एसेट्स पे आप चार्ज करते हो, एसेट्स पे आप चार्ज करते हो डेप्रिसिएशन। तो अगर एसेट की वैल्यू अप डाउन हुई है तो डेफिनेटली आपका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो भी बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। तो अगर ऑलरेडी इफेक्ट दिया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का रिवैल्यूड फिगर पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको इसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। अब सर डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है आपका एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस से आपका प्रॉफिट जो होता है वो हो जाएगा कम। अगर प्रॉफिट आपका कम होगा तो अल्टीमेटली इसका भी इंपैक्ट कहां पे होने वाला है? कैपिटल प्रॉफिट पे या रेवेन्यू प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा कि रिवैल्यूएशन कब हुआ है। अगेन वापस घूम फिर के अपने कहां आ गए? रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट पे। रिवैल्यूएशन कब हुआ है? ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर आफ्टर द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑन द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो ये जो डेप्रिसिएशन है इसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा कैपिटल प्रॉफिट पे, और अगर आफ्टर द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आपको डेप्रिसिएशन का इफेक्ट देना पड़ेगा रेवेन्यू प्रॉफिट पे। तो ये है आपका रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दैट इज बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वाला। इसको अपने बोलेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कौन कर रहा है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर होल्डिंग कंपनी करे तो कुछ एडजस्टमेंट एज सच रिक्वायर्ड नहीं होता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। नंबर दो आता है प्रॉब्लम कहां चालू होती है? प्रॉब्लम चालू होती है आपकी सब्सिडरी कंपनी अगर डिविडेंड दे तब। अगर सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड दे रही है
तो क्या होगा, सब्सिडरी कंपनी डिविडेंड देगी तो कौन से प्रॉफिट में से देगी, कौन से प्रॉफिट में से देगी। दो टाइप के प्रॉफिट्स हम लोगों ने कल समझे थे। जो प्रॉफिट्स होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, एक प्री एक्विजिशन एंड सेकेंड वन दैट इज पोस्ट एक्विजिशन। अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है दैट इज जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट। और पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट होगा उसको अपने बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट। करेक्ट। अगर सब्सिडरी कंपनी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, पोस्ट यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तब क्या सिनेरियो बनेगा समझिएगा। दो जगह पे इफेक्ट होना है, एक होल्डिंग कंपनी में एच लिमिटेड मान लो, और एक एस लिमिटेड में दैट इज सब्सिडरी कंपनी में। सब्सिडरी कंपनी में आपकी सिचुएशन बनेगी कि सब्सिडरी कंपनी ने क्या उसका अकाउंटिंग मतलब दैट इज रिकॉर्डिंग कर लिया है, उसको अकाउंट्स कर लिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया है। अगर उसका आंसर आता है यस, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑलरेडी अकाउंटेड, तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, कोई करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। नंबर 2, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ होगा। अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, नो नॉट अकाउंटेड, अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब दैट इज डिविडेंड डिक्लेयर करने की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट को कम करना है, दैट्स इट। तो यहां पे उसका तरीका देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एच लिमिटेड में क्या करोगे, एच लिमिटेड में क्या करोगे, एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अगर आपको पोस्ट दैट इज रेवेन्यू, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला, दैट इज रेवेन्यू प्रॉफिट में से डिविडेंड मिला, तो वो आपके लिए क्या होगी। तो यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो AS 13 है वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, अपने दो चीजें समझते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट उसी पे है। रियल ट्रीटमेंट दैट इज एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। नंबर 1, अगर आपकी AS 13 के हिसाब से देखो तो डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, अगर ये कुछ भी मिल रहा है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, इनकम। AS 13 बोलता है ये आपके लिए इनकम है। करेक्ट। तो अगर पोस्ट डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया तो वो आपकी इनकम होगी, आपकी इन द सेंस रिसीवर की इनकम होगी। अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दैट इज कैपिटल प्रॉफिट में से दिया, कैपिटल प्रॉफिट में से दिया, तो जो रिसीवर है उसके लिए वो कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, कॉस्ट में से आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, कॉस्ट में से उसको कम करना पड़ेगा। क्यों ऐसा, जब आपने इन्वेस्टमेंट वाला ग्रुप 1 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर है उसके अंदर सीखा होगा कि अगर अपने समझते हैं से फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है, तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है, जिस दिन एक्विजिशन हुआ उसके पहले का जो इंटरेस्ट होगा वो तो प्रीवियस होल्डर का होगा, उसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा वो अपना होगा, दैट इज अगर हमने खरीदा है तो इससे पहले वाला जो होगा वो हमने क्या किया होगा, प्रीवियस होल्डर को पे कर दिया होगा, और कंपनी जो है वो हमको यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। मतलब ये जो टोटल इंटरेस्ट है इसके अंदर ऑलरेडी पहले वाला आ चुका है। या फिर इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट था, वहां पे क्या सीखा था, दैट इज कि अगर इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड जो होगा वो अपने डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से पहले वाले ईयर का है या फिर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के बाद वाले ईयर का है। तो यहां पे टोटल अगर अपने समझे तो AS 13 का कॉन्सेप्ट आता है पूरा का पूरा। तो अगर पहले वाले ईयर का है तो अपने क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में शो करते थे। अगर ये वाला होगा तो ये कॉस्ट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ये कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, और अगर बाद के ईयर का है तो वो अपने लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। करेक्ट, समझ आया। चलिए यहां पे देख लेते हैं। तो एच लिमिटेड के लिए वो हो जाएगी इनकम, और अगर इनकम है तो इनकम को क्या करते हो,
क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एच लिमिटेड अपने प्रॉफिट्स में दिखा दे कि डिविडेंड इनकम आई है। अब बारी आती है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में क्या होगा, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए कैपिटल प्रॉफिट में से, तो क्या फंडा है? नंबर वन, एच लिमिटेड दैट इज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या करे? होल्डिंग कंपनी को क्या करना चाहिए था? कोस्ट को रिड्यूस करना चाहिए था, कोस्ट को रिड्यूस करना चाहिए था। यहां पे भी दो सिचुएशन है, कोस्ट को रिड्यूस कर दो। अगर कर लिया है पहले तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑलरेडी एच लिमिटेड ने सारे एडजस्टमेंट कर दिए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर दो, ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट किया और गलती से आपने इनकम समझ लिया, इनकम समझा मतलब आपने क्या किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया होगा। तो अगर इनकम ट्रीट कर लिया है तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स इन द सेंस रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा, मतलब उसका उल्टा इफेक्ट देना पड़ेगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बढ़ा दोगे और वहां पे कॉस्ट को, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, उसको कम कर दोगे। और यहां पे अगर आपने कोई ट्रीटमेंट किया नहीं है, गलत भी नहीं किया, सही भी नहीं किया, कुछ इंपैक्ट ही नहीं किया है, आपने कुछ इफेक्ट नहीं दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो रियल ट्रीटमेंट अगर आपको पता होगा, सही ट्रीटमेंट, एक करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। अब बारी आती है सब्सिडरी कंपनी क्या करे, एस लिमिटेड क्या करे। अगर ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुके हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं हुए हैं तो आपको कैपिटल प्रॉफिट जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? कैपिटल प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट में से आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये है डिविडेंड का कॉन्सेप्ट। तो रियल ट्रीटमेंट क्या है? दो चीजें समझिएगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से दिया तो आपको क्या करना है? एस लिमिटेड में सिंपल ट्रीटमेंट है जो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगा। एच लिमिटेड के व्यू पॉइंट से देखूं, कंसोलिडेशन के व्यू पॉइंट से देखूं, तो क्या होगा? आपको क्या करना है? इनकम समझना और क्रेडिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से, मतलब पहले वाले प्रॉफिट में से, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट में से, तो क्या होगा? तो एच लिमिटेड के लिए वो इनकम नहीं है, उसका जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी उसको कम करना है। तो अगर ऑलरेडी इनकम समझ ली तो उसको रिवर्स कर दो। अगर इन्वेस्टमेंट में से कम किया है, मतलब ऑलरेडी सही ट्रीटमेंट किया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रीटमेंट ही नहीं किया तो क्या करोगे? कॉस्ट की वैल्यू, मतलब दैट इज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर दोगे। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। ठीक है, एस लिमिटेड में क्या करोगे? जो कैपिटल प्रॉफिट है उसको कम करना रहेगा। कल एक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे अपने, दैट इज माइनॉरिटीज इंटरेस्ट का। तो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से समझा था और देखा था कि अगर कोई कंपनी है, से फॉर एग्जांपल एस लिमिटेड, एस लिमिटेड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो है 50,000 रुपीज, 50,000, फाइन। और 50,000 इज 20% समझ लो, या फिर इसकी वैल्यू अपने कम कर देते हैं। पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपीज, शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज, और रिजर्व जो है वो है से फॉर एग्जाम्पल 20,000। तो टोटल वैल्यू आ रही है 1,20,000। 1,20,000 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो अपने ले लेते हैं 20%, दैट इज टोटल हो जाएगा 24,000। तो यहां पे वैल्यू चेंज कर देते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है 24,000, फाइन। ये करंट सिचुएशन है। अब आने वाले ईयर में, कुछ नेक्स्ट ईयर में कंपनी का क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर में कंपनी का हो गया लॉस, और कंपनी को जो नुकसान हुआ है वो कुछ हुआ है से फॉर एग्जाम्पल 50,000 का, या फिर 1 लाख रुपीज का। अपने इसको 1 लाख कर देते हैं। 1 लाख रुपीज का लॉस होगा। अब 1 लाख रुपीज का लॉस हुआ तो 1 लाख रुपीज में 20% शेयर किसका है? माइनॉरिटीज इंटरेस्ट का।
तो माइनॉरिटीज इंटरेस्ट में आपकी वैल्यू कितनी है? 24,000। तो वैल्यू है 24,000, जिसमें जिसमें 20,000 का लॉस हो गया, तो लॉस भी बेयर करेंगे, आउटसाइडर शेयर होल्डर हैं तो लॉस भी बेयर करेंगे डेफिनेटली। तो यहां पे 4,000 रुपीज अभी भी उनका पॉजिटिव फिगर है। नेक्स्ट में क्या आ गया? अगले साल फिर भी कंपनी लॉस में गई, वापस से नुकसान हुआ कंपनी को। इस साल हुआ है 50,000 का लॉस। अगेन 50,000 का लॉस हुआ तो 20% किसका है भैया? 20% है माइनॉरिटी शेयर होल्डर का। तो 20% हो गया आपका 10,000 रुपीज। फाइन। तो 10,000 रुपीज जो लॉस है वो किसका? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। 4,000 की लायबिलिटी थी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, 10,000 का नुकसान हो गया, दैट इज 10,000 का लॉस हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं? कंपनी जो है वो 6,000 रुपीज माइनॉरिटी इंटरेस्ट से मांग रही है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट से कंपनी मांग रही है, मतलब ये फिगर चला गया नेगेटिव। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लॉस है, ये जो नुकसान था, ये मेजॉरिटी इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं, दैट इज मैं इसको बोल सकता हूं होल्डिंग कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी है वो क्या करेगी? इस लॉस को एक बार बेयर करेगी। जब फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट होगा, सब्सिडरी कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है वो सबसे पहले जो रिकवर किया था अमाउंट वहां पे चला जाएगा, मतलब जो लॉस होल्डिंग कंपनी ने बेयर किया था वहां पे चला जाएगा। और अगर फिर कुछ बचता है तो वो किसको मिल जाएगा? माइनॉरिटी शेयर होल्डर को। चलिए समझते हैं। अब यहां पे 6,000 रुपीज किसने बेयर किया? होल्डिंग कंपनी ने। नेक्स्ट ईयर में होल्डिंग कंपनी अच्छी थी और कंपनी को हो गया प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है से फॉर एग्जाम्पल 20,000 या फिर 30,000। इसकी वैल्यूज को करते हैं चेंज, 40, दैट इज 8,000। ओके फाइन, 20,000 समझ लीजिए। 20,000 का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। 20% किसका है? 20% किसका है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले क्या बोलेंगे? लाओ भैया प्रॉफिट हुआ है और आप हमको दे दो 4,000। यहां पे होल्डिंग कंपनी जो एच लिमिटेड है वो ऑलरेडी 6,000 के लॉस को बेयर करके बैठी है। 6,000 का लॉस है इनके पास में, जो किसका है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो ये जो 4,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है प्रॉफिट वाला, वो सबसे पहले होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? बेयर करेगी, मतलब रिकवर करेगी अपना। तो यहां पे 2,000 रुपीज का लॉस अभी भी दिख रहा है, 2,000 का लॉस अभी भी दिख रहा है। अब क्या बारी आती है? अब नेक्स्ट ईयर वापस देखते हैं, नेक्स्ट ईयर क्या पोजीशन बनेगी। अब एक क्वेश्चन आएगा माइंड में कि सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या मिला? तो यहां पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, जीरो वैल्यू है अभी तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। नेक्स्ट ईयर में कंपनी को सिर्फ एग्जाम्पल 50,000 का प्रॉफिट हुआ। 50,000 में 20% किसका है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो 10,000 रुपीज किसको मिलना चाहिए? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। तो 10,000 में से 2,000 रुपीज तो पहले ही होल्डिंग कंपनी क्या करेगी? अपना रिकवर कर लेगी। अब बचा कितना? 10,000 में से 2,000 रुपीज होल्डिंग कंपनी ने ले लिए, जो उसने लॉस बेयर किया था। बाकी कितना अमाउंट बचा? 8,000 रुपीज। ये जो 8,000 है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास में जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी लॉस में जाती है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फिगर नेगेटिव होता है लॉसेस की वजह से, तो वहां पे नेगेटिव नहीं दिखा के होल्डिंग कंपनी जो है, जो मेजॉरिटी इंटरेस्ट वाले हैं, वो क्या करेंगे? उस लॉस को बेयर करेंगे। जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी तब वो जो होल्डिंग कंपनी वाले हैं वो अपना अमाउंट रिकवर करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले पोर्शन में से पहले। अगर फिर पॉजिटिव आते हैं, बाद में कुछ अगर फिगर आता है सही, और जैसे कि यहां पे 8,000 का फिगर आया, अगर प्रॉफिट होता है ओवर एंड अबव द लॉसेस बेयर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, तो वो वाला जो फिगर रहेगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मिल जाएगा। तो ये रहा इसका लॉसेस वाला कॉन्सेप्ट। तो 3 कॉन्सेप्ट यहां पे देखे हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं जो अपने कर लेते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपके टेक्स्ट बुक, दैट इज स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन है, जो अभी हमने किया वो ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 70%, ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 70% बी लिमिटेड में। तो ए लिमिटेड जो है वो कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड जो है वो हो गई सब्सिडरी कंपनी। कब एक्वायर किया? 1 अप्रैल 2011 को, एट ए कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपीज, when B Limited had an equity of the 10 लाख रुपीज एंड रिजर्व सरप्लस 80,000। तो टोटल इक्विटी कितनी होगी? 80,000 प्लस 10 लाख, दैट इज 10 लाख 80,000, और 70% उसका किसका है? ए लिमिटेड का, दैट इज होल्डिंग कंपनी का। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया? यहाँ पे सीधी सीधी गणित आ रही है, दैट इज कैलकुलेशन सीधा सीधा हमको समझ में आ रहा है। दैट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है अपना 20%, नहीं 70, दैट इज 30%, 30%, और ए लिमिटेड का कितना है? दैट इज 70%। सिंपल, नंबर 1। एक तो शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो अपने को पता होना चाहिए। नंबर 2, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आपका अमाउंट कितना इक्विटी का? तो इक्विटी कितनी है वो देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज और 80,000 का है रिजर्व एंड सरप्लस। तो टोटल इक्विटी या नेटवर्थ जो है वो हो जाएगी 10 लाख 80,000, 10 लाख 80,000। इसके दो टुकड़े होंगे, दो शेयर हैं, एक ए लिमिटेड का हो जाएगा। क्यों निकालेंगे, क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि हमको क्या निकालना है? सीओसी निकालना है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व पता करना है। नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। ए लिमिटेड का शेयर है 70% और ए लिमिटेड का शेयर है 70%, दैट इज 7,56,000, 7,56,000, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 3,24,000। ये इनकी वैल्यू आ गई। ये तो सीओसी के टाइम पे अपने कैलकुलेट करने में आ जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। कितने में परचेज किया भैया? 10 लाख रुपीज में। तो हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दैट इज गुडविल, और वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? दैट इज 10 लाख रुपीज, दैट इज 10 लाख रुपीज, और शेयर इन इक्विटी कितना है? सिंपल सी कैलकुलेशन सर, 7,56,000, 10 लाख माइनस 7,56,000। अगर आप वैल्यू देखते हैं दैट इज 2,44,000 ए कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया है, 2,44,000 एक्स्ट्रा दिया है। तो ये जो हो जाएगा वो होगा गुडविल, ये हो जाएगा गुडविल। फाइन, अब आगे समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। एक ये तो पता चल गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में? शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो अगर मैं बात करूं ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वो तो हर साल ही सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि हम डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे चेक करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना रहने वाला है। तो ये जो चीज है वो तो फिक्स हो गई, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जो वैल्यूज हैं वो आपके प्रॉफिट और लॉस की वजह से बदलती रहेगी, प्रॉफिट और लॉस की वजह से बदलती रहेगी। तो समझते हैं कि नेक्स्ट ईयर्स में क्या हुआ। इन 4 consecutive years B Limited badly suffered the losses and 2,50,000, 4 लाख, 5 लाख एंड 1,20,000। मतलब इतना 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 नुकसान हुआ है कंपनी को रेस्पेक्टिवली, मतलब अगले 4 सालों में कंपनी को नुकसान हुआ। 2011 की बात कर रहे हैं, 11-12 में, 12-13, 13-14, 14-15 में नुकसान हुआ। देयर आफ्टर 2015-16 में कंपनी को एनुअल प्रॉफिट हुआ 50,000 का, और नेक्स्ट 2 इयर्स में कंपनी ने, दैट इज 16-17 एंड 17-18 में कंपनी ने 1 लाख और 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। ये है आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा।
अब समझते हैं कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज होगी। अगर माइनॉरिटीज इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज होगी तो हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, नंबर 1 कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है। सबसे पहले अगर अपने फॉर्मेट बना के अगर इसको करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। दैट इज पर्टिकुलर नंबर 1। नंबर 2 प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है वो लिख लो। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव में रहेगा, लॉस है तो नेगेटिव में रहेगा, नंबर 2। नंबर 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है, नंबर 3। नंबर 4 होल्डिंग कंपनी यानी कि ए लिमिटेड जो है वो अगर कुछ बेयर कर रही है तो ए लिमिटेड को क्या मिल रहा है, नंबर 1। तो होल्डिंग कंपनी दैट इज ए लिमिटेड को क्या मिल रहा है, या होल्डिंग कंपनी जो है दैट इज ए लिमिटेड जो है वो कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट का पोर्शन बेयर करेगी। इस क्वेश्चन में अपने को माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है तो मैं डायरेक्टली यहां पे यही कर देता हूं। तो यहां पे आप दो चीजें कर सकते हो, एक जो करंट ईयर का अमाउंट है वो, नंबर 2 जो बैलेंस है वो। ठीक है, तो एक तो अमाउंट आप लिख सकते हो जो करंट ईयर से रिलेटेड होगा और एक आप बैलेंस फिगर जो रहेगा वो लिख सकते हो। अब पोजीशन देखते हैं अपने 1 अप्रैल 2011 को क्या है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना था भैया, 3,24,000 हमने कैलकुलेट किया था ये वाला फिगर, फाइन। नेक्स्ट बारी आती है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। नेक्स्ट ईयर में 2,50,000 का लॉस हो गया, दैट इज इन द ईयर 2011 एंड 12 आपका नुकसान हो गया। अगले 4 साल में नुकसान हुआ है 2,50,000 का, ये आपका लॉस है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 30%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना परसेंट, 30%। तो 30% लॉस जो है वो कौन बेयर करेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो 2,50,000 का 30% किसके पास में जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास में, और बाकी जो पोर्शन बचा वो किसके पास में जाएगा, होल्डिंग कंपनी के पास में। तो 3,20,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस था, 3,24,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बैलेंस था, उसमें से अगर आप 75,000 माइनस कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 2,49,000। अभी तो होल्डिंग कंपनी दैट इज ए लिमिटेड को बेयर करने की जरूरत नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ। नेक्स्ट ईयर में दैट इज इन द ईयर 12 एंड 13, 12 एंड 13 में क्या वापस से लॉस हुआ, यस 4 लाख रुपीस का लॉस हुआ है, 4 लाख रुपीस का नुकसान हुआ। तो 4 लाख रुपए पे 30% किसका हो गया नुकसान, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। बाकी जो फिगर बचा वो किसको मिलेगा नुकसान का, होल्डिंग कंपनी को। तो 1,29,000 का जो फिगर है वो किसको मिलने वाला है, लॉसेस नहीं है, अभी भी पॉजिटिव चल रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है वापस से लॉस हुआ इन द ईयर 13 एंड 14, 13 एंड 14 5 लाख रुपीस का लॉस हुआ है, अगेन 5 लाख रुपीस का लॉस हुआ। 5 लाख रुपीस में 30% अगेन 1,50,000 का लॉस है, ये अपने नेगेटिव कर देते हैं। अब भैया देखो ये हो गया नेगेटिव, 150 का लॉस है, 129 का उनका बैलेंस है, तो ये जो नेगेटिव फिगर जा रहा है, कितना फिगर जा रहा है नेगेटिव, दैट इज 1,50,000 माइनस 1,29,000 दैट इज 21,000 का जो फिगर नेगेटिव गया है, जो लॉस ज्यादा हुआ माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अमाउंट से, तो वो कौन बेयर करेगा, तो वो बेयर करेगा यहां पे, कौन बेयर करेगा, दैट इज 21,000, यहां पे लिख दो बेयर बाय ए लिमिटेड, ए लिमिटेड उसको बेयर करेगी, डन। 21,000, तो यहां पे अमाउंट आ जाएगा 21,000 और 21,000 का जो बैलेंस है वो ए लिमिटेड बेयर करेगी। नेक्स्ट ईयर में वापस से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कौन से ईयर में, दैट इज 14 एंड 15 में, 14 एंड 15 में वापस से लॉस हुआ है, दैट इज 1,20,000 का, करेक्ट। अब 1,20,000 पे 30% वापस आप देखोगे, दैट इज 36,000 का
नेगेटिव फिगर जाएगा, वापिस से नेगेटिव गया, लॉस है, जीरो बैलेंस हो गया, यहां पे तो कुछ है ही नहीं। वापिस से कौन बेयर करने वाला है? ए लिमिटेड, करेक्ट। ए लिमिटेड बेयर करेगी, दैट इज 36,000, क्लियर। और ये जो अमाउंट है वो आ जाएगा यहां पे, और टोटल जो अभी तक का बैलेंस आएगा वो आ जाएगा 57,000 का, मतलब क्यूमुलेटिव फिगर 21,000 तो 13-14 का है, और 36,000 14-15 का अमाउंट आया। यहां तक की कहानी क्लियर एकदम। तो ये हो गया अपना बेयर का सिस्टम। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर में हुआ है प्रॉफिट। कौन सा ईयर है? 2015 एंड 16। यहां से कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होना चालू हो गया। 50,000 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो 50,000 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले हमारा अमाउंट दो, हमारा अमाउंट दो, लेकिन यहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या मिलने वाला है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर है 30%, दैट इज 15,000 रुपीज जो है वो किसको मिलेगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। लेकिन होल्डिंग कंपनी क्या बोल रही है कि हमारे पास में पहले से आपका जो अमाउंट है, जो लॉस का अमाउंट है, वो आप हमको दे दीजिए। तो ये जो 15,000 का अमाउंट है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो लॉस वाला अमाउंट है वो रिकवर करेगी कौन? होल्डिंग कंपनी। इसको अपने बोल देंगे लॉस रिकवर्ड बाय ए लिमिटेड, पहले वाला। तो ये 15,000 यहां पे नेगेटिव, और ये जो है 57 का बैलेंस था, 15,000 आपको मिल गया है, तो यहां पे आ जाएगा 57,000 माइनस 15,000, दैट इज 42,000 का बैलेंस बचा। नेक्स्ट बारी आती है कि नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, 16-17 में क्या हुआ? 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। ओके, 1 लाख रुपीज का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो अगेन कंपनी को क्या हुआ है? प्रॉफिट इन द ईयर 2016 एंड 17 में 1 लाख रुपीज का कंपनी को हुआ है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट दैट इज 30,000, अगेन रिकवर करेगी लॉस कौन? होल्डिंग कंपनी। ए लिमिटेड रिकवर करेगी, दैट इज वैल्यू आ जाएगी इसकी 30,000, ये फिगर चला जाएगा किसके पास में? इसको नेगेटिव कर दो, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी 12,000। अभी भी 12,000 रुपीज का अमाउंट मांग रहा है कौन? ए लिमिटेड। नेक्स्ट ईयर में वापस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 2017 एंड 18 में, और वैल्यू थी उसकी 1,50,000, 1,50,000 आई थिंक सो, लेट मी चेक, 1,50,000 की वैल्यू थी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो फिगर है वो पहले कवर करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो फिगर आएगा दैट इज 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, दैट इज 45,000 का अमाउंट आएगा। 12,000 रुपीज तो लॉस है, वो रिकवर करेगी कंपनी। तो पहले तो 12,000 रुपीज रिकवर करेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो फिगर बचेगा, कितना बचा? दैट इज 33,000। तो ये जो है वो बैलेंस हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, ये जो है वो बैलेंस हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, क्वेश्चन में यही पूछा था। और शो द माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हमेशा सेम ही रहने वाला है हर साल में, क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही अपने कैलकुलेट करते हैं, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको हर साल कैलकुलेट करना, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। होपफुली ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 12 मार्क के लिए पूछा था। प्रेजेंटेशन वाइज आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई जरूर कर सकते हैं, और आई थिंक सो बेटर बनाए इसकी प्रेजेंटेशंस को, और बाकी कॉन्सेप्ट वाइज आपको आई थिंक सो समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।